आंतरीय रस ये क्षारीय पीले रंग का तरल है और प्रतिदिन जो मात्रा हम सिक्रेट करते हैं दैट इज़ 1 to 2 लीटर। जल की मात्रा इसमें 98.5% है और अकार्बनिक घटक 1% जिसमें Na+, Mg2+, Ca2+, Cl-, PO43-, SO3-, K+ आदि। और कार्बनिक घटक जो हैं वो 0.5% है जिनमें म्यूसिन है, एंटेरोकाइनेज, इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज, पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज एवं न्यूक्लियोसाइडेज। पाचन। आंत में रासायनिक एवं यांत्रिक प्रकार का पाचन पाया जाता है। पहले चर्चा करते हैं यांत्रिक पाचन। यांत्रिक पाचन में दो प्रकार की गतियां पाई जाती है। पहला है खंडीभवन या फ्रेगमेंटेशन। ये आंत में पाई जाने वाली बृहद प्रकार की गतियां हैं। ये केवल भोजन के उपस्थिति स्थल पर ही पाई जाती है, अतः एक प्रकार की स्थानीय प्रकार की गतियां। ये वर्तुल पेशियों के संकुंचन के कारण होती है। इनके कारण कायम आंतीय रस के संपर्क में आता है। ये घटना आगे से पीछे की तरफ तथा पीछे से आगे की ओर होती है। इस प्रकार की गतियों को टूथ ब्रश मूवमेंट भी कहते हैं। सेकेंड है क्रमानुकुंचन। क्रमानुकुंचन की क्रिया आंत में ग्रसिका एवं आमाशय की तुलना में कम होती है। क्रमानुकुंचन के कारण भोजन को आगे से पीछे की ओर धकेला जाता है। रासायनिक पाचन। आंतरीय रस में उपस्थित ये एंजाइम ब्रूस पोर्टर एंजाइम कहलाते हैं और एंजाइम के द्वारा होने वाली पाचन क्रिया निम्न प्रकार से है। सबसे पहला है म्यूसिन। यह भोजन को लसलसा एवं स्नेहक बनाता है, लुब्रिकेंट बनाता है। सेकेंड है एंटेरोकाइनेज। ये ब्रूस पोर्टर एंजाइम है जो निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलता है। तीसरा इरेप्सिन। यह है अमीनो पेप्टाइडेज डाइपेप्टाइडेज एंजाइमों का समूह है जो प्रोटीन की मध्यवर्ती अवस्थाओं को अमीनो अम्लों में रूपांतरित करता है और इसकी अभिक्रिया को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। प्रोटीओजेज, पेप्टॉन्स एंड पॉलीपेप्टाइडेज in the presence of aminopeptidase converts into dipeptide and dipeptide is converts into amino acid in the presence of dipeptidase. फोर्थ है माल्टेज। यह माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। इसकी भी अभिक्रिया इसी प्रकार से आप लोग लिख देना। लैक्टेज, यह लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में रूपांतरित करता है। सुक्रेज, यह सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में रूपांतरित करता है। लाइपेज, यह पायसीकृत वसाओं को वसीय अम्ल मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ग्लिसरॉल में रूपांतरित करता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज, यह न्यूक्लिक अम्लों को उनके न्यूक्लियोटाइड में तोड़ता है। इसकी अभिक्रिया इस प्रकार से लिखी जाएगी। न्यूक्लिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज कन्वर्ट्स इनटू न्यूक्लियोटाइड्स। फास्फेटेज, यह न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड एवं फास्फोरिक अम्ल में रूपांतरित करता है और इसकी अभिक्रिया लिखी जाएगी। न्यूक्लियोटाइड, एरो खींचिए, ऊपर एंजाइम लिखिए फास्फेटेज और चेंज कीजिए न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक अम्ल और अंत में है न्यूक्लियोसाइडेज। यह न्यूक्लियोसाइड्स को पेंटोसर्करा क्षार में तोड़ता है। अभिक्रिया लिखेंगे न्यूक्लियोसाइड इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोसाइडेज कन्वर्ट्स इनटू पेंटो शुगर प्लस नाइट्रोजन क्षार। उसके बाद में आंतीय रस का नियंत्रण हार्मोन्स द्वारा होता है। जब ग्रहणी में पचा हुआ भोजन कायम के रूप में छोटी आंत में प्रवेश करता है तो आंत की म्यूकोसा से एंटेरोक्राइनिन एवं डुओक्राइनिन नामक हार्मोन स्रावित होते हैं जो आंत की सतह पर उपस्थित लीवर खून की दरारों को उत्तेजित करते हैं जिनसे आंतीय रस का स्रावण होता है। उसके बाद में वृहदांत में पाचन। वृहदांत का मुख्य कार्य अवशोषण का समापन, कुछ वाइटामिन्स का संश्लेषण, मल निर्माण एवं मल त्याग करना होता है। संरचनात्मक रूप से वृहदांत सीकम, कोलम, रेक्टम एवं गुदानाल में विभक्त होती है। हिस्टोलॉजी। वृहदांत की म्यूकोसा में विलाई अनुपस्थित होते हैं। इसकी म्यूकोसा में गोबलेट कोशिकाएं तथा अवशोषी कोशिकाएं पाई जाती है।
अवशोषी कोशिकाएं केवल जल अवशोषण से संबंधित होती है, जबकि गोबलेट कोशिकाएं श्लेष्मा का स्रावन करती है। आहारनाल के अन्य भागों की तुलना में लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर जो है वो मोटा होता है, और इन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स अर्थात अनुदैर्ध्य पेशियों के कारण 3 अनुदैर्ध्य पेशी बैंड निर्मित होते हैं, जिन्हें टिनी कोलाई कहते हैं। और इन्हीं बैंडों के लयबद्ध संकुंचन के कारण अनेक पॉकेट के समान रचनाएं बनती है, जिन्हें होस्ट्रा कहा जाता है। HAUSTRA, होस्ट्रा। पाचन, पहले यांत्रिक पाचन लेते हैं। जब भोजन इलियोसिकल कपाट से गुजरता है तो कोलम में गति प्रारंभ होती है। वृहदान्त में मुख्यतः 3 प्रकार की गतियां पाई जाती है। पहली है होस्ट्रल चूर्निंग। इस गति में जब तक होस्ट्रा में भोजन उपस्थित होता है, ये शीतलित अवस्था में रहते हैं। जब प्रसरण एक निश्चित सीमा में पहुंच जाता है तो इसकी भित्ति में संकुंचन प्रारंभ हो जाता है। सेकंड है क्रमानुकुंचन। क्रमानुकुंचन की दर 3 से 12 प्रति मिनट तक होती है। और तीसरा है पिंडीय क्रमानुकुंचन। यह क्रमानुकुंचन बहुत तेज़ी से होता है, जो कोलन में उपस्थित भोजन को तेज़ी से मलाशय में स्थानांतरित करता है। उसके बाद में रासायनिक पाचन। वृहदान्त में पाचन की क्रिया मुख्यतः जीवाणु की क्रिया के कारण होती है। वृहदान्त में ग्रंथिल कोशिकाएं केवल म्यूकस का स्रावन करती है, एंजाइमों का नहीं। वृहदान्त में शेष बचे हुए कार्बोहाइड्रेट्स का फर्मेंटेशन जीवाणु के द्वारा होता है, किण्वन जीवाणु के द्वारा होता है, जिसके कारण हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन गैस निर्मुक्त होती है। जीवाणुओं से प्रोटीन का रूपांतरण अमीनो एसिड में होता है तथा अमीनो एसिड अंत में इंडोल, स्केटोल, H2S एवं वसी अम्ल में रूपांतरित हो जाते हैं। और सामान्य उपापचय के लिए आवश्यक विटामिन B12, B एवं विटामिन K का संश्लेषण भी जीवाणुओं के द्वारा होता है। इसी के साथ ये फिजियोलॉजी का टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद में हम लोग लेंगे फिजियोलॉजी ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन।